अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइन्थ फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 जो है इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ कि फ़ोर्स क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। और आज हम न्यूटन्स के 3 लॉज़ हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट की स्टेट के बारे में बताते हैं, उनको पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। इसकी अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है इसकी स्टेटमेंट। पहला पार्ट ये है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई नेट फोर्स नहीं लगाएंगे। मान लें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट की पोजीशन में पड़ा हुआ है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा। तो अगर हम इसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, इसको मोशन में लेके जाना चाहते हैं, इसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगी। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में ही रहेगा, रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है हमें कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विल रिमेन एट रेस्ट। जैसा कि एक बुक है, अगर वो टेबल पे पड़ी हुई है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी until no net force act on it, जब तक हम इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका सेकंड पार्ट बताता है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं या उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, उसको अपोज करने वाली, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा। मान लें कि ये आपके पास फ्लोर है और इस पर कोई बॉल है जो कि रूल कर रही है। बॉल अगर इस पर रूल कर रही होगी तो जब तक जो फर्श है आपका और जो बॉल है इसके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट नहीं करेगी, यानी कि मान लें कि इसके दरमियान फ्रिक्शन की कोई फोर्स ही मौजूद नहीं है, बिल्कुल फ्रिक्शन जीरो हो जाती है, तो उस वक्त आप बॉल को अगर हिट करें, यहां से पुश करें, तो यह बॉल कभी भी रुकेगी नहीं, ये बॉल हमेशा मूव करती रहेगी। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो अगर आपने उसको रोकना है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगी। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until no net force and act on it, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड विल कंटिन्यू इट्स मोशन। अगर बॉल ग्राउंड पर रोल कर रही है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी until फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट स्टॉप इट, जब तक इस पर फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट अगर ना करे और ये रुक ना जाए। जब तक फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करेगी इस पर और ये रुक जाएगी, वरना अगर फ्रिक्शन की फोर्स इस पर एक्ट नहीं करती तो ये बॉल जो है हमेशा मूव करती रहेगी। तो मेन ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में एक एक पॉइंट बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, और दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए होगी। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो तब भी फोर्स लगाना पड़ेगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने स्टॉप करना है, वो पहले मूव कर रहा है, तो तब भी हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगी। तो हम इसका रिजल्ट यूं कंक्लूड कर सकते हैं, इसका रिजल्ट यूं निकाल सकते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मोस्टली ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप जस्ट इसकी डिफाइन लिख देंगे और एक कोई एग्जांपल लिख देंगे। सो वी कंक्लूडेड दैट सो वी concluded that
A body will continue its state of rest or uniform motion until no net force act on the body। अगर उन पीछे वाले दोनों पॉइंट्स को हम कंबाइन करें, इकट्ठा करें, तो वहां से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जब तक हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगी, और यूनिफॉर्म मोशन, या अगर वो मूव कर रही है, until no net force act on it, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसकी एग्जांपल में भी आप वही लिख सकते हैं कि a book lying on the table is at rest until no net force act on it। तो वो मैंने दोनों पॉइंट्स की सूरत में आपको अच्छे से जो है समझा दिया है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप जस्ट ये डेफिनेशन लिखें और एक इसकी एग्जांपल लिख दें। यहां से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन called law of inertia। कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इनर्शिया की किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो बॉडी रेजिस्ट करती है। ये ऑब्जेक्ट, ये कोई ब्लॉक है, अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है और अगर इसकी स्टेट को कोई बंदा चेंज करना चाहता है, यानी कि इसको रेस्ट से मोशन में लेके जाना चाहता है, तो इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ती है। और अगर हम गौर करें तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी तो यही कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उसको मोशन में लेके जाना चाहते हैं, तो उस पर फोर्स लगाना पड़ती है। जब तक उस बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं करती, वो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसी भी बॉडी की इनर्शिया की प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, और यही इसी क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किसी भी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, इसीलिए हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर यूं लिखेंगे, इसका आंसर आप यूं लिखेंगे, सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन deals with the inertial property of a body, so it is also called law of inertia। तो इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैटर की या किसी भी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की समझ आ गई होगी।
आइए अब डिस्कस करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी दो जो है पॉइंट्स बनते हैं। वो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे साफ जाहिर है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी मौजूद है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी मौजूद है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कह सकते हैं कि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन मौजूद है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये देखना है कि क्या फोर्स ज्यादा या कम करने से इस एक्सेलरेशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो जी हाँ, अगर आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर आप फोर्स कम लगाएंगे किसी बॉडी पर तो उसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो इसका पहला पॉइंट मैं यूं लिख सकता हूं कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस फोर्स और एक्सेलरेशन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन भी ज्यादा पैदा होगा, और जितनी आप फोर्स कम लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। तो इस तरह के ताल्लुक को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह का रिलेशन होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, और अगर एक क्वांटिटी को कम करें तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए। तो हम यूं कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और फोर्स के कम करने से एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। अब एक और यहां से हम पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो ये कि इस फोर्स का इस ऑब्जेक्ट के मैस के साथ क्या रिलेशन बनेगा। मान लें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस बहुत ज्यादा है, तो आप उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लें कि आप जो है 1000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस जो है वो 1000 केजी है, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जस्ट 100 केजी है। क्या ख्याल है, जब आप 1000 न्यूटन की फोर्स 1000 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? और आप 1000 न्यूटन की फोर्स अगर आप जो है 100 केजी के ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उस वक्त क्या सिचुएशन? तो डेफिनेटली जब कम मैस होगा, जब कम मैस होगा तो उस वक्त फोर्स के लगाने से एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी कम मैस होगा, छोटे मैस वाला ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा मूव करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है तो फोर्स के अप्लाई करने से उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। अच्छा, आप इसको भी यूं लिख लें कि जो एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी कि जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, और जितनी फोर्स कम लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो इस साइड पे टर्म होगी आप उसको 1 ओवर समथिंग में लिखेंगे, जो भी टर्म आए, यानी कि मैस है तो 1 ओवर मैस लिखेंगे। तो अगर हम मैस ज्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और मैस अगर हम कम कर देंगे तो फोर्स चाहे उतनी ही लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। एक्सेलरेशन और मैस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये वाला इनवर्स रिलेशन है और ये वाला डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन्हीं दो चीजों को हमने समझना था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ज्यादा लगाने से एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होता है, और अगर आप फोर्स चाहे उतनी लगा रहे हैं और मैस उसका कम है तो तब भी एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को, इसको आप डिफाइन यूं कर सकते हैं, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन अ नेट फोर्स act on a body, it produces acceleration in direction of force। तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स की डायरेक्शन में। जिधर आप डेफिनेटली जिधर फोर्स लगाएंगे उस साइड पे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी, और वो एक्सेलरेशन मैस के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यूं लिख सकते हैं, कंसीडर a body of mass m। हमने मान लिया कि एक बॉडी है जिसका मैस m है। a net force F act on it and produces acceleration A in the body। मान लें कि एक मैस है, एक बॉडी है, उसका मैस स्मॉल m है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं F, और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो एक्सेलरेशन A है।
अब इसकी डेरिवेशन करते हैं और ये वाला पार्ट मैं रेज करने जा रहा हूं, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो। तो हमने माना है कि एक बॉडी है, उसका मैस m है और उस पर कोई नेट फोर्स F एक्ट करती है और उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो कि पहली स्टेटमेंट हमने कही थी, यानी कि जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और जो एक्सेलरेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ये वाले पार्ट में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है और ये रिलेशन कैसे आता है। अब अगर आप इनकी दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करके लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इनको यूं लिख सकते हैं, दोनों साइड पे इस साइड लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन ही है तो इसको आप यूं लिख लें और इस F ओवर m को आप इकट्ठा लिख लें F ओवर m। तो यहां से इस साइड पे मैस डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं ma प्रोपोर्शनैलिटी और इस साइड पे बच गया है जस्ट F। अब अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, इसको यूं आप लिख सकते हैं, F को इस साइड पे लिख लें F प्रोपोर्शनैलिटी और ma। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो F इज इक्वल्स टू, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल आता है और आप साथ कोई कांस्टेंट लिखते हैं और कांस्टेंट मान लें कि k है और m a। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ चुका है वो आया है F इज इक्वल टू के एम ए। लेकिन अगर आप फोर्स को, मैस को और एक्सेलरेशन को SI यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं तो फिर k की वैल्यू 1 होगी। तो अगर आप फोर्स को और मैस को और एक्सेलरेशन को SI यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं तो k की वैल्यू 1 होगी। तो अगर आप k की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में लगाएं तो जो F है वो इक्वल आ जाएगा ma के। यहां पे अगर मैं यूनिट्स देखना चाहूं तो जो फोर्स होती है इसका यूनिट न्यूटन होता है, जो मैस होता है इसका यूनिट SI यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का SI यूनिट केजी होता है, और सॉरी एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसके साथ यहाँ पे 1 लिख दूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से 1 न्यूटन की डेफिनेशन की जा सकती है कि 1 न्यूटन क्या फोर्स होती है। यहां से हम 1 न्यूटन फोर्स को यूं डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला आ चुका है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, यहां तक कंप्लीट है। और ये वाली डेफिनेशन आप 1 न्यूटन की ऐड इसमें मजीद कर सकते हैं और ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन, और आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंक्लूड करेंगे। और यहां पे अगर मान लें कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैस 1 केजी है, अगर आप 1 केजी के मैस पे आप फोर्स अप्लाई करें और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वो जो आपने फोर्स अप्लाई की थी वो 1 न्यूटन होगी। अगर 1 केजी मैस का एक ऑब्जेक्ट लें, उस पर आप कोई फोर्स लगाएं और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि वो जो आपने फोर्स लगाई थी वो 1 न्यूटन है। तो हम 1 न्यूटन फोर्स को यूं डिफाइन कर सकते हैं, अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 न्यूटन, तो या डिफाइन न्यूटन, तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन is the force which
produces acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kg। और आप इसके नीचे वही वाली इक्वेशन दोबारा लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If 1 Newton force is applied on the object of 1 kg, उसका मैस 1 kg है ऑब्जेक्ट का और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप कहेंगे कि उस पर जो फोर्स लगाई है वो 1 न्यूटन है। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स के 2 लॉज डिस्कस किए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ और ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।